स्टूडेंट्स, कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 12 भारत के संविधान का निर्माण राजनीति विज्ञान का यह पाठ 1। इसका इस वीडियो का भाग 2। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना किया गया। इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू और मालवंकर, इनकी जो कमेटी बनाई गई, JVM जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड मालवंकर की कमेटी इनको कहा जाता है। इनके निर्देशों के अनुसार भाषाई आधार पर या वहाँ निवास करने वाले लोगों के मांग के आधार पर राज्यों का गठन करने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई और 1956 में भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए। आइए देखते हैं कि ये 14 राज्य कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है, जो हम आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जन आंदोलन के बाद एक नेता की मृत्यु हो जाने के बाद आंदोलन जो है उग्र हो गया और उसके बाद सरकार को राज्य का गठन करना पड़ा और 1956 में सबसे पहला भाषाई आधार पर बनने वाला राज्य आंध्र प्रदेश हुआ। तो नंबर 1 आंध्र प्रदेश। यह आंध्र प्रदेश आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि जो आंध्र प्रदेश है वह आज का जो तेलंगाना है और आंध्र प्रदेश है, ये दोनों शामिल थे आंध्र प्रदेश में, जिसकी राजधानी हैदराबाद हुआ करती थी। अब हम देखते हैं नंबर 2। नंबर 2 पर असम। असम आंध्र प्रदेश के बाद बनने वाला ये दूसरा राज्य था, जो 1956 में ही अस्तित्व में आया। और उसके बाद हम तीसरे नंबर पर देखेंगे बिहार। बिहार जिसमें आज का जो झारखंड है वो उसमें 1956 के बिहार में शामिल था। तो ये बिहार है जो तीसरे नंबर पर है। और हम देखेंगे नेक्स्ट, जब हम देखेंगे अगला बम्बई। बम्बई जो था या जिसको हम बॉम्बे कहते थे, उसमें आज का गुजरात और महाराष्ट्र ये दोनों ही सम्मिलित थे। तो बॉम्बे राज्य जो था वो काफ़ी बड़ा था, बॉम्बे, जो बाद में मुंबई हो गया। और इसमें से भाषा के आधार पर अलग राज्य जब अलग हुआ तो महाराष्ट्र और गुजरात अलग बने, लेकिन 1956 में बॉम्बई राज्य था। फिर हम देखेंगे जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो जहाँ पर की शासन थे, अलग महाराजा थे वहाँ के, और जब भारत सरकार में ये मतलब भारत में ये शामिल हुआ तो वहाँ पर इनका एक पृथक प्रधानमंत्री हुआ करता था। फिर हम देखेंगे केरल। अगला राज्य है केरल, 6वें नंबर पर। 7वें नंबर पर हम देखते हैं मध्य प्रदेश। आज का जो छत्तीसगढ़ है वह मध्य प्रदेश में सम्मिलित था। हम तो जानते हैं छत्तीसगढ़ हमारा जो राज्य है वह सन 2001 नवंबर को बना, अस्तित्व में आया। तो मध्य प्रदेश 7वें नंबर पर था। फिर हम देखेंगे मद्रास, जो आज का तमिलनाडु है स्टूडेंट्स, वही मद्रास हुआ करता था, मद्रास राज्य। फिर हम देखेंगे 9वें नंबर पर मैसूर, जो कर्नाटक का है, वह मैसूर राज्य था। 10वें नंबर पर उड़ीसा। और 11वें नंबर पर हम देखेंगे पंजाब। तो आज का जो पंजाब और हरियाणा ये दोनों हैं स्टूडेंट्स, तो ये दोनों उसमें सम्मिलित थे, पंजाब कहलाता था। तो पंजाब 11वें पे, और 12वें पे राजस्थान, और 13वें पे हम देखेंगे उत्तर प्रदेश। तो आज का जो उत्तराखंड है वह भी उत्तर प्रदेश में शामिल था 1956 में गठित राज्यों में। सो उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के बाद 14वां और अंतिम राज्य जो है वह है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो था वह अलग राज्य था। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको छोड़ करके पूरा जो भारत है वो अलग राज्यों में
आप देख रहे हैं मैप पर, आप मैप पर ध्यान से देखें तो वो लगभग पूरा जो भारत है वह राज्यों में नामकरण हो गया। यह बहुत बड़ी जीत थी स्टूडेंट्स, क्योंकि जो 565 से ज़्यादा रियासतें थी उनको सबको एक करण करके अगर स्वतंत्र वो अपने आप को राज्य घोषित कर देते तो भारत पूरा बनने से पहले ही विभाजित हो जाता अलग अलग देशों में, छोटे छोटे देशों में। ठीक है, जैसे हम विदेशों में देखते हैं या यूरोपियन कंट्रीज में देखते हैं या फिर वेस्ट इंडीज़, ट्रिनिडाड, इस तरह के जो फिजी, इस तरह के कंट्रीज देखते हैं, ऐसा हो जाता है हमारा देश। तो इसलिए ये बहुत बड़ी जीत थी उस समय के जो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इसलिए उनको आयरन मैन या लौह पुरुष के नाम से हम जानते हैं, क्योंकि उनका बहुत बड़ा योगदान था सारे रियासतों को मिला करके राज्यों का गठन करना। और अब हम देखते हैं 6 केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेशों को हम देखें तो केंद्र शासित प्रदेशों में हम देखेंगे सबसे पहले हिमाचल प्रदेश, जो यहाँ पर ये कलर छूटा हुआ है, ये है हिमाचल प्रदेश नंबर 1 पर। और नंबर 2 पर हम देखेंगे दिल्ली, यहाँ पर भी कलर छूटा हुआ है, ये है दिल्ली जो भारत की राजधानी था स्टूडेंट्स। देश आज़ाद होने के बाद ये भारत की राजधानी थी और 1 नवंबर 1956 को इसे केंद्र शासित प्रदेश भी घोषित कर दिया गया पृथक से। ठीक है, और आज तक ये केंद्र शासित प्रदेश ही है, इसका अपना मुख्यमंत्री है। अब हम देखेंगे तीसरे नंबर पर हम देखेंगे मणिपुर। तीसरे नंबर पर हम देखेंगे मणिपुर। मणिपुर जो है वो केंद्र शासित प्रदेश था। और उसके बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा जो है, और अंडमान निकोबार। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, यहाँ पर है लक्षद्वीप। तो ये 6 केंद्र शासित प्रदेश थे स्टूडेंट्स। और बाद में इन्हीं में से फिर से राज्यों का गठन हुआ, जैसे कि हमने भाग 1 संविधान के भाग 1 पिछले स्लाइड में हमने देखा था। भाग 1 में राज्यों का नाम और राज्यों को बड़ा या उसके आकार में परिवर्तन किया जा सकता है। तो इस प्रकार से फिर से मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, बिहार से झारखंड अलग हुआ, उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ। और सबसे लेटेस्ट जो 2014 में अंतिम 29वां राज्य हमारा बना वह है तेलंगाना, जो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ और हैदराबाद को अपना राजधानी बनाया और आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती हो गई। प्रथम बैठक जो है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई। भारत के संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया और भारत का संविधान दिनांक 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जिस दिन हम प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस मनाते हैं। हमारे संविधान के अनुसार भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत के संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, क्योंकि लगभग 60 देशों का, और इसकी प्रक्रिया जो 1935 से ही प्रारंभ हो गई थी और लगभग 60 देशों के संविधान से कुछ ना कुछ लिया गया और नेता जो थे उनके भ्रमण किया 60 देशों का, और उसके बाद ही जो बातें अच्छी थी उनको शामिल किया गया। प्रत्येक देशों से हमने कुछ ना कुछ ग्रहण किया। आइए हम देखते हैं चार्ट के माध्यम से। सबसे पहले हम देखेंगे भारत के संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यह हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में 3 प्रतियों में तैयार किया गया। इसमें 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। भारतीय संविधान द्वारा भारत में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना की गई है। भारतीय संविधान द्वारा भारत में एकात्मता के लिए संघात्मक शासन की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की व्यवस्था भी की गई है। भारतीय संविधान द्वारा भारत में सर्वोच्च स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान नागरिकों के लिए इकहरी नागरिकता की व्यवस्था करता है, अर्थात पूरे देश में एक ही नागरिकता, चाहे वो किसी भी राज्य में निवास कर सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता को अंत किया गया है। अस्पृश्यता का अर्थ यहाँ छुआछूत। प्रमुख वाचन अगर हम देखें तो 3 प्रमुख वाचन हुए थे। 8 जनवरी 1949 को 67 अनुच्छेदों का निर्णय हुआ, जब शुरुआत में संविधान सभा द्वारा तय हुआ। इसे हम प्रथम वाचन कहते हैं।
फिर 16 दिसंबर 1949 को कुल 386 अनुच्छेदों पर विचार विमर्श पर सहमति बन पाई, इसे हम द्वितीय वाचन कहते हैं। और 17 नवंबर 1949 को संविधान के प्रारूप का तीसरा वाचन या अंतिम वाचन था। इसमें कुल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भागों पर चर्चा की गई तथा 26 नवंबर 1949 को इसे स्वीकार कर लिया गया। और इस 26 नवंबर को ही हम संविधान दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। यह फोटो है जो आपको बुक में ये दिया गया है। अब हम स्रोत जो मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हम देखेंगे 1935 से प्रक्रिया चली आ रही थी और लगभग 60 देशों का भ्रमण हुआ था। इसमें हम देखेंगे ब्रिटिश संविधान से हमने क्या लिया। सरकार का संसदीय स्वरूप, संवैधानिक मत को आधार का चुनाव, कानून के शासन, विचार, विधायिका का अध्यक्ष पद और भूमिका, कानून निर्माण की विधि इत्यादि हमने ब्रिटिश संविधान से लिया है। फिर हम अमेरिका से मौलिक अधिकारों की सूची, जो बगल में आप सूची देख पा रहे होंगे, मौलिक अधिकार या इसको फंडामेंटल राइट्स हम कहते हैं, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये जो है ये अमेरिका से लिए गए हैं। इसी प्रकार से मौलिक कर्तव्य जो है हमने यूएसएसआर से लिया था, सोवियत संघ। हम देखते हैं न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति की स्वतंत्रता भी हमने अमेरिका से लिया है। फिर आयरलैंड के संविधान से हमने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिए हैं, नीति निर्देशक तत्व जिसे हम कहते हैं। फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत। कनाडा के संविधान से हमने एक संघात्मक शासन का स्वरूप, सशक्त केंद्रीय सरकार के अवशिष्ट शक्तियों के सिद्धांत। और इस प्रकार से अलग अलग देशों से हमने, सभी देशों से लगभग हमने जो अच्छी बातें थी उन्हीं को शामिल करके संविधान का निर्माण किया है। और भारतीय संविधान का प्रावधान भारत की विशेष परिस्थितियों और आशाओं के अनुरूप है। संविधान निर्माण में भारत और नेपाल की समानता, ये अगला हमारा बिंदु है। बुक के अनुसार इसमें हम देखेंगे संविधान सभा का गठन, ये समानता है दोनों में। नेपाल में भी संविधान सभा का गठन किया गया। इसकी प्रक्रिया हालांकि 2008 बहुत अंत में ये शुरू हुआ और भारत में इसका जो है वो 1946 में संविधान सभा का निर्माण किया गया था। तो बहुत इसमें समय का अंतराल है, किंतु समानता है दोनों में कि संविधान सभा का गठन हुआ। मतदान के लिए 18 वर्ष की आयु, दोनों ही देशों के संविधान द्वारा 18 वर्ष की आयु नियत है। और भारत में ये पहले 21 वर्ष था, फिर इसे घटा करके संशोधन करके इसे 18 वर्ष कर दिया गया। पंथ निरपेक्ष और संघीय गणराज्य, किसी भी पंथ को, किसी भी धर्म को मान सकते हैं। और एक संघ है, भारत पूरा एक संघ है, नेपाल भी एक पूरा संघ है। शक्तियाँ प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के पास केंद्रित हैं। स्थानीय व केंद्रीय स्वशासन स्थापित हो गया है। दोनों ही देशों में दूसरे के संविधान में नागरिकों के मूल अधिकार, मानवाधिकार, नागरिकों की स्वतंत्रता, मत डालने का अधिकार, मीडिया की स्वतंत्रता इत्यादि शामिल है। अब हम देखते हैं दोनों देशों में संविधान में क्या अंतर है। सबसे पहले हम देखेंगे नेपाल के जो संविधान है, मैंने आपको बताया था नेपाल के संविधान बनने की प्रक्रिया 2008 में शुरू हुई और 20 सितंबर 1950 को संविधान लागू किया गया। जबकि भारत में यह संविधान जो है वो 46 में बनने की प्रक्रिया शुरू हुई है संविधान सभा की और 26 जनवरी 1950 को ये संविधान लागू किया गया पूरे देश में। तो ये अंतर है। और कुल 68 अनुच्छेद शामिल हुए थे नेपाल के संविधान में, जबकि कुल 448 अनुच्छेद भारत के संविधान में शामिल हुए थे। बाद में संशोधन करके इनकी संख्या कम कर दी गई। यहाँ बोली जाने वाली सभी मातृभाषाओं को देश की राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है नेपाल में, किंतु भारत में ऐसा कोई राष्ट्रीय भाषा का व्याख्या नहीं है। यद्यपि हिंदी को राजकीय भाषा का दर्जा प्राप्त है अनुच्छेद 348 के अनुसार। अब हम देखते हैं संविधान की सभा में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए, क्योंकि उस समय आप देख पा रहे होंगे स्टूडेंट्स साक्षरता दर जो था वो बहुत ही कम था। महिला साक्षरता दर तो 7% था और 23% के आसपास पुरुषों की साक्षरता दर थी। इस प्रकार हम देखेंगे साक्षरता बहुत कम होने के कारण सरकार के द्वारा बहुत सारी युक्तियां लगाई गई जिससे जन सामान्य को संविधान के निर्माण में शामिल किया जा सके।
उसके लिए सबसे पहले प्रश्नावली का प्रयोग किया गया। 17 मार्च 1947 को संविधान की मुख्य विशेषताओं के संबंध में प्रश्नावली सभी प्रांतीय विधानसभा, विधानमंडल व केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों को राय लेने के लिए भेजी गई। फिर हम देखेंगे इसके अलावा समाचार पत्रों का भी बड़े स्तर पर प्रयोग किया गया। इन प्रश्नावलियों को अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन था या क्या बातें तय हुई या कितनी प्रगति हुई कार्य में और सभाओं के बाद क्या निर्णय हुआ, इस तरह की बातों को समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया, जिससे लोग इससे अवगत हो सकें और उनके द्वारा सुझावों को भेज सकें सरकार आंस जो है उसमें दिया गया है और इसके द्वारा भी लोगों की भागीदारी बढ़ाई गई और जगह जगह पर शिविर लगाए गए और लोगों को समझाने के लिए कैंपों का प्रयोग किया गया, जिससे लोगों को इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हो सके। फिर हम देखते हैं संविधान के उद्देश्य का। संविधान की उद्देशिका का एक नमूना आपके सामने है, जो आपके बुक के प्रथम पृष्ठ पर ये प्रत्येक बुक में छपा रहता है। उद्देशिका को हम देखते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त अधिकारों, समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद् द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम देखेंगे समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और एकता व अखंडता, ये जो शब्द हैं ये शब्द बाद में जोड़े गए हैं इस संविधान की उद्देशिका में, जिसको हम प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो ये जो प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से यह लिया गया है और इसमें ये जो शब्द हैं ये सबसे बाद में 42वें संशोधन के द्वारा 1977 को 3 जनवरी 1977 को ये जोड़े गए। 42वें संशोधन 1976 के द्वारा। अब हम देखते हैं अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित का क्या अर्थ है। तो अंगीकृत का अर्थ है मान्यता देना और अधिनियमित का अर्थ है कानून का स्वरूप देना और आत्मार्पित को यह संविधान अर्पित करते हैं, अर्थात संविधान की केंद्र बिंदु या मुख्य जो केंद्र है वह जनता है। अब हम देखते हैं इम्पोर्टेंट जो इसकी वैल्यूज़ हैं, जो मूल्य हैं संविधान में, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम भारत के लोग जो हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये जो लाइन है ये हमने अमेरिका के संविधान से या उनके प्रस्तावना से ही इसको कॉपी किया है। हम भारत के लोग, ये अमेरिका के संविधान में भी ऐसे ही है। इसका तात्पर्य यह है कि भारत के संविधान का निर्माण और अधिनियमन भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से किया है। यह इस वाक्य से स्पष्ट होता है कि पहला, संविधान के द्वारा हम भारत के लोग लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। दूसरा, संविधान के जो रचनाकार हैं वो जनता और जनता के प्रतिनिधि हैं और वह संविधान जनता की इच्छा का ही परिणाम है। फिर हम देखेंगे लोकतंत्र और संविधान की अंतिम संप्रभुत्व शक्ति भारत की जनता में ही निहित है। तो हम भारत के लोग। अब हम देखते हैं समाजवादी, जो हम देखेंगे 42वें संशोधन द्वारा 1976 द्वारा संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया और 3 जनवरी 1977 को यह संशोधन हुए। पंथनिरपेक्ष समाजवादी शब्द को जोड़ा गया और एकता व अखंडता, समाज में जो संपदा है, संसाधन है, वो सामूहिक रूप से पैदा होती हैं और समाज में उनका बंटवारा समानता के साथ होना चाहिए। सरकार जमीन और उद्योग धंधों की हकदारी से जुड़े सभी कायदे कानून इस तरह बनाए कि सामाजिक आर्थिक असमानताएं कम हो, इसे ही हम समाजवादी कहेंगे। सोशलिस्ट, प्रभुत्व संपन्न, लोगों को अपने से जुड़े हर मामले में फैसला लेने का सर्वोच्च अधिकार है। कोई भी बाहरी शक्ति भारत की एकता को आदेश नहीं दे सकता है। जैसे कि आज़ादी से पहले
इंग्लैंड से शासन चलता था। तो इस प्रकार जब हमारा संविधान लागू हो गया तो अब कोई भी दूसरा देश भारत सरकार को आदेश नहीं दे सकता। इसे हम कहेंगे प्रभुत्व संपन्न, सोवेरियन स्टेट। पंथ निरपेक्ष, सेकुलरिज्म, ये जो शब्द है यह भी 42वें संशोधन द्वारा 1976 के द्वारा ही संविधान में लागू किया गया और 3 जनवरी 1977 को ये शब्द जोड़े गए। नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने में पूरी स्वतंत्रता है। कोई भी धर्म राजकीय धर्म नहीं है। सरकार सभी धर्मों और आचरणों को समान सम्मान देती है। राज्य धर्म के आधार पर अपने नागरिकों के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा तथा धार्मिक मामलों में विवेकपूर्ण निर्णय लेगा। अगला है डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक। सरकार का एक ऐसा स्वरूप जिससे लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। लोग अपने शासन का चुनाव कर सकते हैं, उसे जवाबदेह बनाते हैं। यह सरकार कुछ बुनियादी नियमों के अनुरूप चलती है। इसका आशय है कि देश का शासन जनता के लिए तो जनता द्वारा होगा। फिर हम देखेंगे गणराज्य, रिपब्लिक। गणराज्य से आशय यह है कि देश का जो प्रमुख होगा वो किसी खानदान या वंश या परंपरा से नहीं होगा। इसलिए भारत एक गणराज्य है क्योंकि भारत में राष्ट्र का जो प्रमुख होगा वो राष्ट्रपति जनता द्वारा ही निर्वाचित किया जाएगा। फिर है न्याय, जस्टिस। नागरिकों के साथ उनकी जाति, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर है स्वतंत्रता। नागरिक कैसे सोचें, किस तरह अपने विचारों को अभिव्यक्त करें, अपने विचारों को किस तरह से अमल करें, इस पर कोई पाबंदी नहीं होगी, वो पूरी तरह से स्वतंत्र होंगे। फिर हम देखेंगे इक्वालिटी, समता। कानून के समक्ष सभी समान होंगे। पहले से चली आ रही सामाजिक असमानताओं, अस्पृश्यता जैसी जो असमानताएं थी उसको समाप्त करना होगा और सरकार हर नागरिकों को समान अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करे। और अगला है बंधुता। हम सभी ऐसा आचरण करें जैसे कि हम एक परिवार के सदस्य हों। कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिकों को अपने से कमतर न माने, इसे हम कहेंगे बंधुता। स्टूडेंट्स, आशा है आपको ये भाग 2 भी बहुत पसंद आया। आपके लिए कुछ प्रश्न हैं भाग 1 की तरह। आप इसे cgschool.in पर भी अपलोड कर सकते हैं या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए ईमेल आईडी पर भी आप उसे भेज सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही भाग 1 का भी लिंक आपको दिया हुआ है, आप इसे भी देख सकते हैं यदि आपने भाग 1 ना देखा हो तो। अगला वीडियो बहुत ही जल्द। धन्यवाद।